रहमानिर्रहीम। हम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं और हम लोगों ने कल काम किया था रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। हमने सबसे पहले डेप्रिसिएबल एसेट की एक डेफिनेशन देखी थी जिसे आपने रटा भी लगाना है, बाद दफ़ा एग्जामिनर इस डेफिनेशन को आपसे पूछ भी लेता है, ठीक है ना। अच्छा जी, हमने एक सादा सा उसूल पढ़ा था कि यार डेप्रिसिएशन के जो कॉन्सेप्ट है ये चलेगा कैसे। टेंजेबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई होगी। पहला उसूल, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। इस जुमले की अहमियत ये है कि जब इनिशियल अलाउंस मिलेगा हमें कुछ एसेट्स के ऊपर, आज शायद हम वहां तक पहुंच जाएं या कल के लेक्चर में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, कुछ एसेट्स होंगे जिन्हें हमें पहले साल दो डेप्रिसिएशन मिलेगी, एक इनिशियल अलाउंस 25% के एतबार से और फिर उसका रेलिवेंट रेट। तो पहले 25% वाला लगेगा पहले साल में और फिर डब्ल्यूडीवी, इसलिए लिखा हुआ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। नंबर 2 जी, इनिशियल अलाउंस, वो भी हम पढ़ेंगे। आज ये सेक्शन हमारा 22 चल रहा है तो 23 में पढ़ेंगे वो। रेट आर प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर रेट भी मिले हैं, हमने देख लिया था कल। बिल्डिंग के लिए 10%, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 15% और आईटी इक्विपमेंट 30%। बस यही हमारे से रेलिवेंट है, ठीक है ना। और एक रैम्प वाला 2,50,000 रुपए वाली बात, ठीक है ना। अच्छा जी, तीसरी बात, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। गेन ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज एंड लॉस विल बी ट्रीटेड एज। ये 6 बातें हमें समझ आ रही, ठीक है ना। अब इन 6 बातों के अगेंस्ट हुआ क्या है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हुई है और इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आएंगे वो अलाउ हो जाएगी। जर्नली एग्जामिनर हमें डाटा कैसे देगा, हमें उस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज पर टैक्स प्रोवाइड कर देगा। हो सकता है जैसा आजकल मिजाज चल रहा है वो ऐसे कहे, वो कहे जी डब्ल्यूडीवी एज पर अकाउंट्स और डब्ल्यूडीवी एज पर टैक्स। अब यहाँ लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ लिखा हुआ है 7.5 लाख और यहाँ लिखा हुआ है 5,75,000। इसका मतलब है 5,75,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करना है और 5,75,000 के ऊपर लगानी है। ठीक होगी ना बात। एक बात और यहीं पर समझ लें, अकाउंटिंग ना हमें पॉलिसीज बनाना अलाउ करता है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो हमें कॉन्सेप्ट देने के बाद हमें चाहता है कि अब हम इसे इम्प्लीमेंट करें जैसे हमें ठीक लगता है। जैसे हम छोटी छोटी पॉलिसीज बना लेते हैं। अभी FR1 में पता नहीं आपने वहां तक पढ़ा है कि नहीं, वैसे तो अब आपने फिक्स एसेट पढ़ लिए। तो बाद दफ़ा हम क्या करते हैं, कोई एक थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं। मसलन हम कहते हैं यार 20,000 से नीचे का जो फिक्स एसेट है ना हम उसे एक्सपेंस आउट कर देंगे, है ना। कोई भी एक एक्स अमाउंट, यहां कहीं नहीं पड़ी हमने ऐसी बात। इसका मतलब है ये भी डिसअलाउ में जाएगी। अगर वो कहता है कि यार इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट एसेट्स बिलो 20,000 विल बी एक्सपेंस आउट, और फिर उसने लिखा ड्यूरिंग द ईयर 2,75,000 जो है ना चीजें वो एक्सपेंस आउट की हैं हमने। मतलब 2,75,000 उधर से डिसअलाउ करें और ये यहाँ एडिशन में आना चाहिए फिर इसको, क्योंकि टैक्स वाले ने तो ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई है। बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये वाली सारी कहानी हमने ऑब्वियसली, बल्कि ना सिर्फ डेप्रिसिएशन डालेंगे, फिर हमें अभी कल का एक लेक्चर हो जाने दे। इलिजिबल, एक अभी हमने पढ़ा डेप्रिसिएबल एसेट, एक डेफिनेशन हमने कल पढ़ रहे होंगे इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। इलिजिबल मतलब जिनके ऊपर हमें 25% मिलेगा। फर्ज कर लें अगर ये इलिजिबल है तो पहले इस पे 25% भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसे समझे, हमारे पास देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स जिनके ऊपर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एक एसेट है जिसमें 2 डेप्रिसिएशन मिलते हैं। एक को कह देते हैं नॉर्मल, बल्कि पहले हम लिखते हैं इनिशियल प्लस नॉर्मल, और एक पे सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये किन पर मिलती है,
इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर, और ये किस पर मिलती है? खाली डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर। ठीक है ना, ये एक दफा ही मिलेगी ये वाली, पहले साल। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, तो अगर फर्ज कर लें ये 2,75,000 उसमें फॉल करता हुआ जो इलिजिबल है, फिर इधर से इसे एक्सपेंस आउट में ऐड बैक करके और फिर इसके ऊपर 2 डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इनिशियल भी नॉन। ठीक होगी बात जी? अच्छा, ये सारा काम हम करें। फिर हमने कहा यार 4 बातें ऐसी हैं जहां लॉ कह रहा है कि ये जो बिल्कुल सादा सादा बातें हैं ना, ये नहीं अप्लाई करनी, बल्कि थोड़ा सा इसको स्पेशल ट्रीट करना है, जिसमें से कल एक बात हम कर गए थे, व्हेन एसेट इज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। आई होप कि अगर ये मैं छोटा सा न्यूमेरिक यहाँ लिखूं तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। गलत तो नहीं हो गया सिंपल में? हैं? ठीक है, कर लेंगे ना? ओके, ये वाला काम हम कल करके थे। और हमने कहा यार जब भी कोई स्पेशल प्रोविजन आ रही ना, तो 2 एंगल से जरा देखने की जरूरत है कि जब तक वो एसेट इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें क्या स्पेशलिटी है। तो पता चला ये स्पेशलिटी है, पहले पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर जितना बिजनेस यूज है वो अलाउ हो जाया करेगी, बाकी की डिसअलाउ हो जाएगी। जब तक चले गए ऐसे ही, और WDV पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करके ही चलेगी। अब यहां पे ना ड्यूरिंग लाइफ लॉ कह रहा है कि यार वो जो आपका नॉन बिजनेस यूज है ना, हम उसे एक्सपेंस नहीं मान रहे, हम उसे एक्सपेंस, लेकिन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल उसे एक्सपेंस मान लिया। जब हमने कहा जी WDV विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट नॉट अलाउड एज, तो इसका मतलब है हमने उसे एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, लॉ ऐसे कह रहा है, ऐसे ही चलेंगे। फिर हमने जनाब इसके ऊपर ये वर्किंग करके कल एक अपना शेड्यूल बना के इसको कर लिया था। अब आते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर, अनदर स्पेशल प्रोविजन। और आप एक्सपेक्ट करें कि इन 4 में से कोई एक में से आपको 5 नंबर का सवाल एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक है ना, हमने 4 बातें पढ़नी है। अब आ गया जनाब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल 2 तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे ये ट्रॉला और ये जिसमें NLC के कंटेनर और इस तरह की चीजें जा रहे हैं, या ट्रक्स और इस तरह की चीजें, इसे कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें इंसान सफर करते हैं। ठीक है ना, जैसे गाड़ियां आ गई, तो असल में ये जो एग्जेक्टिव्स की गाड़ियां हैं उसकी तरफ प्रोविजन है। ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कह रहा है कि जाहिर है जितना बड़ा आप एक्सपेंस करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, और बिजनेस डेप्रिसिएशन में से गवर्नमेंट को टैक्स कम देना शुरू कर देता है। अब डायरेक्टर ने, फलां ने, ऑनर ने, इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां रख ली, तो लॉ इसके ऊपर थोड़ा कर्टेल कर रहा है कि नहीं नहीं यार, इसको हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि जनाब डायरेक्टर गाड़ी ये नहीं रखेंगे, नहीं। लेकिन टैक्स ने उसे थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए उन्होंने कहा यार देखें आप गाड़ी जो मर्जी लें, लेकिन हमारे नज़दीक जो गाड़ी कंपनी ने किसी को प्रोवाइड की हुई है ना, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 75 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी अब बढ़ी जब गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वरना 25 लाख हुआ करती थी, अब तो 25 लाख में गाड़ी कोई नहीं आती। ठीक है ना, ऑल्टो आएगी, हाँ हैं, वो भी 25 में नहीं आएगी मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो अब ये लिमिट बढ़ा के उन्होंने 75 लाख कर दिए। ठीक है ना, अब आप गाड़ी खरीदें भले 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, आपको डेप्रिसिएशन 75 लाख पे मिलेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदें कम की तो विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है ना, यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कितनी हो सकती है, लेकिन अगर गाड़ी आपने खरीदी 5 मिलियन की है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना, फिर तो इस प्रोविजन की जरूरत पड़ी नहीं। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। अब मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 10 मिलियन, अकाउंटेंट वाले ने तो क्या लिखा होगा, 10 मिलियन की गाड़ी ली होगी। अकाउंटिंग में तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं नहीं पढ़ा कि भी गाड़ी की कॉस्ट ये नहीं हो सकती, वो तो इस पर डेप्रिसिएशन लेकर चल रहा होगा। कोई बात नहीं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हमने डिसअलाउ करनी करनी है। अब जब हम अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम अपनी कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड लेके चलेंगे।
ठीक होगी बात? इसका मतलब है फिर दो प्रोविजन। ड्यूरिंग लाइफ कैसे चलेंगे? ड्यूरिंग लाइफ कैसे चलेंगे? वो कहता है कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट शेल नॉट एक्सीड 7.5 मिलियन रुपीज। 75 लाख से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड नहीं कर सकती। गाड़ी खरीदें भाई 3 करोड़ की खरीद लें, लेकिन डेप्रिसिएशन 75 लाख पे मिलेगी। ठीक है, इस पर मिलेगी, ऐसे ही चलेंगे बस। उसी तरह फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, बाकी सारी बातें सेम। एक एडिशनल बात आई है कि गाड़ी की कॉस्ट 75 लाख है। अच्छा जी, अब जरा हम एक केस बिल्ड कर लेते हैं, निकाल लें कॉपी आप लोग, और हम अज्यूम कर लेते हैं हम कह रहे हैं जनाब एक्चुअल कॉस्ट हमने कोई गाड़ी खरीदी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी लेनी है? 75 लाख। ठीक है, हम ईयर 1 में कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी? पहली बात है व्हीकल कहाँ फॉल करती है? ये किसका मोबाइल लगा है? और तुम लोग कॉलेज की बिजली से ठीक हो गया। इसका मतलब है कॉलेज में एक बिजनेस ये भी किया जा सकता है कि भाई मोबाइल अगर चार्ज करना है तो 50 रुपए जमा कराएं, है ना? सही है ना? ओके। नहीं, बाकी दुनिया में तो होता है ना, चार्जिंग लगी हुई होती है जगह जगह, जब आप ट्रेवल कहीं कर रहे होते हैं तो एयरपोर्ट्स पर फला, वो सारी पैसे देकर ही है। जब आपने क्लास को भी वही बना दिया एयरपोर्ट, तो फिर हमें भी पैसे लेने चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जनाब, ये अदर इनकम में जाएगी, ठीक है ना? और अगर बच्चे कम हो गए, मोबाइल ज्यादा हो गए, तो फिर मेन इनकम ये बन जाएगी। अच्छा जी, पहला साल डेप्रिसिएशन कितनी? 15%। किसका? इनिशियल नहीं मिलता इन पर, ठीक है ना? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे इनिशियल नहीं मिलता, इसलिए इनिशियल छोड़ दें, वो भी कल पढ़ेंगे किस पे मिलेगा किस पे नहीं। कितना आ गया जी? किसका 15%? इसका 11,25,000। ठीक है, ईयर 1। ईयर 2 डेप्रिसिएशन किसकी? WDV पे। पहले WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन तो हम किस पे ले रहे हैं? WDV पर। तो दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? कितनी? 956,250। तीसरे साल डेप्रिसिएशन ओ बोल भी दो। 812,813। चौथे साल हमने एसेट सेल कर दिया, ठीक है ना? अब पहले मैं वही बात समझाने के लिए चल रहा हूं ना, ड्यूरिंग द लाइफ कैसे चलेंगे, बात समझ आ गई है? एसेट की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किस पर? 75 लाख पर। डेप्रिसिएशन किस पर ले रहे हैं? 75 लाख पर। अब हो सकता है अकाउंटिंग वाली कुछ और चल रही हो, हम अज्यूम करते हैं अकाउंटेंट की डेप्रिसिएशन 20% थी और वो भी रिड्यूसिंग पे ही थी, लेट्स अज्यूम। तो हम यहाँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी जरा बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अकाउंटिंग वाले ने पहली बात है कॉस्ट लेनी है 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है? ये एक्चुअल लेकर चलेगा और ये 75 लाख लेकर चलेगा, ऐसे ही है ना? ये टैक्स वाला काम चल रहा है, ये अकाउंटिंग वाला काम चल रहा है। कितनी आ गई जनाब पहले साल की डेप्रिसिएशन? 25 लाख। और दूसरे साल की? अच्छा, आप हर दफा WDV निकाल के माइनस करके चल रहे हो, अल्लाह के बंदो, इसका 20% रेट है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो। अब अकाउंटिंग भी मुझे ही पढ़ानी पड़ेगी। कितना आ गया? 20 लाख आ गया। फिर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, पानी खत्म हो गई। इसको भी चेक कर लो,
पहली दफा आपने लगाई थी 11,25,000, इसका रेट क्या था 15%, तो इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.85 से करो। और ये शॉर्टकट तो तुमने अकाउंटिंग में सीखना था, तो फिर क्यों नहीं लगाया हुआ? अच्छा अभी कल सिखाया, कल क्यों सिखाया? तो आजकल पढ़ रहे हो फिक्स एसेट्स? अच्छा डेफर्ड में सिखा रहे हैं, ठीक होगी। चलो शुक्र है, अच्छे रह गए बच्चे तो, कुछ लोगों को अल्लाह महफूज रखता है, ठीक है। अब जरा देखें, अब देखें, अब सवाल पर आए, असल में अपना मेंटल लेवल ऊपर करें। अब सवाल पर आए, एग्जामिनेशन ने पहले साल आपको बताया कि जनाब एक एसेट हमने 1,25,00,000 का खरीदा था, जिसके ऊपर अकाउंटेंट ने 25 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज की है, बस इतना बताया, और बताया ये पहला साल है, बाकी आपने खुद अज्यूम करना है। आपको फौरन पता चला कि यार जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है ये तो मैंने क्या करनी है, डिसअलाउ करनी है। और डिसअलाउ का क्या मतलब है? ऐड बैक करनी है, रिवर्स करना है, क्योंकि ये माइनस हुई है, इसका मतलब है इसको तो ऐड करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट में जो भी, जब हम ऐसे सवाल शुरू कर रखा होगा हमने बैकएंड पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्ज किया 5 मिलियन का प्रॉफिट था, तो हमने ऐड किया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 25 लाख। बात समझ आ रही है? ये तो डिसअलाउ हो गया, इसकी जगह अलाउ क्या होने जा रहा है? टैक्स डेप्रिसिएशन। ये आपने अब उसने कुछ नहीं बताना, आपने खुद अज्यूम करना है कि यार मेरी कॉस्ट एक्सीड कर गई है, तो मेरे ऊपर स्पेशल प्रोविजन लग रही है, मैंने 75 लाख पर कॉस्ट लेनी है और 15% रेट है, तो आप 11,25,000 निकाल के लाओगे और ये 11,25,000 यहां से माइनस कर दोगे। बात समझ आ गई? नहीं कुछ भी नहीं करना, वर्किंग में खुद ही नजर आ जाएगा। कहीं मेंशन करना चाहते हैं करते हैं, कोई बात समझ आई है? और अगर सवाल बना दिया उसने दूसरे साल का, तो आपको बताएगा एक एसेट जो 1,25,00,000 का खरीदा था, उसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये है, और हमें तारीखों से देख के पता चलेगा कि हमारा दूसरा साल चल रहा है, हमें डेट से सवाल की पता चलेगा हम सेकंड ईयर में हैं। अब हम खुद ही 75 लाख करेंगे, पहले साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, उसे 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलाउ वाली उसने बता दी है, अलाउ वाली हम कैलकुलेट करके आएंगे, और ऐसे चलेंगे जब तक एसेट इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे चलेंगे। अगर इनमें से किसी भी साल का सवाल बन गया, सॉरी ये तो हमने कहा ना अकाउंटिंग में अगर 20% है, अकाउंटिंग में तो हमने खुद ही अज्यूम करना होता है ना, तो हमने खुद ही अज्यूम किया कि ये 20% है, और हो सकता है अकाउंटिंग में क्या स्ट्रेट लाइन है, तो फिर स्ट्रेट से चलेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे करेंगे, बल्कि ये सवाल अच्छा बन जाए कि वो कहे अकाउंटिंग में हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तब भी टैक्स में तो रिड्यूसिंग पे ही चलना है। इसका मतलब है अकाउंटिंग में तो हर साल आसानी होगी, 25 लाख 25 लाख 25 लाख से चल रहे होंगे, आसान हो गया काम। लेकिन टैक्स में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, टैक्स तो जो कह रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा। क्लियर हो गई? किसी भी साल का सवाल बने, ईयर 1 का बने, ईयर 2 का बने, ईयर 3 का बने, एक ही तरह सॉल्व हो रहा है। अब कर लेंगे ना ये हम सब सॉल्व, पक्की बात है। लेकिन अगर सवाल बन गया ईयर 4 का, फिर हमें नॉलेज चाहिए कि डिस्पोजल के ईयर में क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो, फर्ज कर लेते हैं अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो, तो क्या होना था? यहाँ WDV आ रही है ना हमारे पास चौथे साल की, जरा बोलिएगा ओपनिंग WDV कितनी रहती है टैक्स की? 75 लाख में से ये 3 डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, कितने? 46,9 46,05,937 का एसेट पड़ा है एज पर टैक्स रिकॉर्ड। अब आपने चौथे साल में इसको सेल कर दिया। पहले तो जैसे ही सेल किया तो वो जनरल उसूल आया फौरी तौर पे, भागा भागा, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है ना। अब सेल प्रोसीड वर्सेस
WDV गेन कैलकुलेट होना ना। अगर कोई एक्सेप्शन और बात ना की जाती और लॉ खामोश रहता तो हम फर्ज कर लेते हैं कि सेल हुई है गाड़ी 8 मिलियन की, 80 लाख की, WDV है 4605937, गेन कितना आ गया? हाँ 3394 या गया? ठीक है ना। अगर लॉ ने कुछ ना लिखा होता तो फिर ये काम ऐसे होना था और हमें 33,94,000 रुपए का गेन हो जाना था और जाहिर है प्रॉफिट में ऐड हो जाता। पीछे हम उसूल पढ़े हैं कि जो भी डिस्पोजल के वक्त गेन होगा वो टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन लॉ ने शुक्र है ये बात कही नहीं है कि ऐसे कर लो, वरना हमें बहुत सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। हमारे साथ दो ज्यादती हो रही हैं अगर ऐसे करता तो। ठीक है ना कि एक तो यार हमने एसेट खरीदा है 1,25,00,000 रुपए का और आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो हमें 75 लाख पे। अब जाहिर है जो पुरानी गाड़ी खरीदने आया वो ये थोड़ा देख रहा है कि 75 लाख वाली गाड़ी है, वो तो 1.25 करोड़ वाली गाड़ी को पुराना खरीद रहा है। इसीलिए गाड़ी खरीदी थी 1,25,00,000 की, 80 लाख की फिर भी बिक गई है और हमें एक ज्यादा गेन नजर आ रहा है। एक्चुअली इतना गेन कोई नहीं हुआ हमें। तो कह रहे नहीं यार ये वाली ज्यादती आपके साथ नहीं कर रहे, बल्कि क्या करेंगे। अब लॉ यहाँ बड़े आसानी से एक बात कह सकता था, लेकिन क्योंकि लॉ ने जैसे लिखा है वैसे हमने चलना है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ। सेल कंसिडरेशन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। वो कह रहा है यार हम वो जो आपको कह रहे हैं ना कि गाड़ी बिकी कितने की है 80 लाख की, वो कहते हैं नहीं हम 80 लाख नहीं ले रहे। वो कहते जरा गौर करें हुआ क्या है। हमने आपको कॉस्ट कितने परसेंट अलाउ की है, कितने परसेंट अलाउ की है। इसका मतलब है 7.5 डिवाइडेड बाय 12.5, बस 7.5 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100। वो कहता है यार हमने आपके साथ ना एक ज्यादती की थी, आपकी कॉस्ट 60% कंसिडर की थी। ठीक है ना। वो कहता है यार अब हम आपको एक फेवर देने लगे हैं, आपकी सेल भी 60% ही कंसिडर करते हैं ताकि चीजें रैशनलाइज हो जाएं। जरा गौर करेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे तो समझ आएगी बात। हमने आपकी कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट की हुई है, 60% पे रखी हुई है, तो अब ऐसा करते हैं सेल भी 60% ही ले लेते हैं। यानी इसके ऊपर वो फैक्टर लगाया उसने, मल्टीप्लाइड बाय 7.5 ओवर 12.5। क्या आंसर आ गया? वो कहता है भाई हम अज्यूम कर रहे हैं कि एसेट 48 लाख का बिका है और किताबों में 46,05,937 का आ रहा था, तो गेन कितना हो गया? 1,94,000। ये वो तरीका है जो आपने नहीं करना है, ये वो तरीका है जो आपने करना है। बात समझ आ रही है? दो तरफ से मारनी पड़ी है, अब हमें एक तरफ से ही मार पड़ी है। हमारा रैशनलाइज हो गया गेन। सेल कंसिडरेशन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। इसका मतलब है परसेंटेज निकला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे। तो ये वाली सेल ने WDV को नहीं छेड़ा इस दफा। बात समझ आई है? फायदा एक ही हुआ है, ये वही वाला फायदा हुआ है जो हमें पीछे हो रहा था, लेकिन अब इसकी कंप्यूटेशन लॉ ने जरा थोड़ी सी डिफरेंट करवाई है। उसने कहा यार देखो हमने आपको कॉस्ट 60% अलाउ की है ना, तो सेल भी 60% ही लेते हैं। एक फेयर बात। 1,25,00,000 वाली गाड़ी को हमने 60% लेके कह दिया था 75 लाख की गाड़ी है, तो ठीक है जब 80 लाख की बिकी है तो इसका भी 60% ले लेते हैं। हमने कह दिया यार हमारे हिसाब से 48 लाख की बिकी है। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने सवाल कौन से ईयर का बनाया। पहले मैंने आपको इन 3 सालों के सवाल बना के सॉल्व करवाया और फिर मैंने आपको चौथे साल की बात करवा दी, बिकॉज यही 2 बातें कंसिडर करने की जरूरत है। कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे।
पक्की बात है। अच्छा जी, क्या करना है? कौन सी जिक्र किसका हो रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी दो तरह की हैं। वन इज प्लेइंग फॉर हायर, मसलन डेवो की बस, ठीक है ना, डेवो की बस जो या उबर वाले की गाड़ी, दैट इज प्लेइंग फॉर हायर, उस पे नहीं ये उसूल लगेगा। ये नहीं हम कह रहे कि डेवो की बस की कॉस्ट भी जी 75 लाख लेंगे, नहीं, वो बसें तो 4-4 करोड़ रुपए की हैं, उन्हें 4 करोड़ पर ही डेप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि वो नॉट प्लेइंग फॉर हायर नहीं है, दे आर प्लेइंग फॉर हायर। इसका मतलब है ये एग्जेक्टिव की गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, डायरेक्टर की, मार्केटिंग मैनेजर की, इन लोगों की जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां देती है ना एग्जेक्टिव्स को, उनका जिक्र हो रहा है। वो तो जब आपने कंपनी में एक एडमिन मैनेजर को, डायरेक्टर को, सीईओ को गाड़ी दी हुई है, वो तो कंपनी में यूज रही है ना। लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं यार, इसके ऊपर हम ना 75 लाख तक पर डेप्रिसिएशन देंगे, इससे आगे नहीं देंगे। लेकिन डेवो को क्यों नहीं देंगे भाई? उसका तो बिजनेस, उसका तो वो प्लांट एंड मशीनरी है। कुछ बात समझ आई है? ये सवाल आ गया तो कर लेंगे, पक्की बात है। अच्छा जी, यहां मैंने फिर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल को दो हिस्सों में बांट दिया, प्लेइंग फॉर हायर, नॉट प्लेइंग फॉर हायर, यानी डेवो वर्सेस एग्जेक्टिव की गाड़ी। अगर एग्जेक्टिव की गाड़ी है तो इनिशियल अलाउंस भी नहीं मिलना। जब हम आगे से पढ़ेंगे, मैं यहीं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, वो कहते हैं यार नहीं, हम इस पे असल वाली डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे, तो इनिशियल तो एक फेवर और दे रहे थे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे जो हर चीज पे देते हैं, तो इनिशियल भी नहीं देनी। कॉस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेल, प्रोसीड विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ये उसूल लगेगा। लेकिन अगर ये डेवो आ गई तो फिर क्या होगा? वो कहता है सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह, इन्हें इनिशियल अलाउंस भी देंगे, क्योंकि इनका तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, और इनकी कॉस्ट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, फिर तो ये प्रोविजन लगी नहीं ना। यानी ऐसे पढ़ें, ये प्रोविजन उन गाड़ियों के लिए पढ़ रहे हैं जो 75 लाख से ऊपर वाली है। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसने आपको दी आल्टो ही है, बात समझ आ रही ना? यानी शेख साहब की कंपनी पे नहीं अप्लाई होती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, ट्रांसपोर्ट वही, सॉरी, हाँ जाहिर है हमें फायदा हो गया ना। हमने इधर देखें, इतना फायदा हो रहा है हर साल। अगर आपने फायदा कैलकुलेट करना है, 25 लाख एक्सपेंस अलाउ करने की बजाय 11 लाख का एक्सपेंस अलाउ हुआ है, तो जो ओवर एंड अबव है वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई है? ओके जी, अब देखें सवाल कैसे आ जाएगा। ATM Limited disposes one of its Kia Sportage for 4 million in tax year 2023. Vehicle was purchased in tax year 2021. Cost of vehicle 8.8 million. क्योंकि 75 से ऊपर जाएंगी तो कहानी चलेगी ना। Compute the amount of depreciation allowed during 3 years and taxable gain on disposal of. मैंने दोनों बातें कर दी हैं। जरूरी नहीं एग्जामिनर ऐसे करो, एग्जामिनर हो सकता है सिर्फ गेन और लॉस पूछता। इसका मतलब है वो आपसे सिर्फ डिस्पोजल ईयर की प्रोविजन पूछ रहा है कि क्या आपको ये काम करना आता है। और हो सकता है वो ये, जैसे मैंने पहले आपको ये 3 साल करवाए फिर डिस्पोजल ईयर करवाया, इसका मतलब है अभी ये दोनों काम करने की जरूरत है, जल्दी से कर दें। करें जनाब। ऐसे हमें डेट से, और वो जो मैं अभी बोल रहा था ना कि कैसे डेट से अंदाजा होगा, अब आपके पास सवाल आ गया, सॉल्व करें। जो भी आएगी, जो भी आएगी, उसने तो पूछा ही नहीं ना, उसने अकाउंटिंग तो पूछा ही नहीं है, उसने 2 चीजें पूछी हैं। उसने कहा जनाब टैक्सेबल डेप्रिसिएशन बताएं, ठीक है ना। क्या हो गया है?
पैसेंजर नहीं लग रही। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे को इतना पता है कि किया स्पोर्टेज में भैंसे नहीं लेकर जाते। लिखा नहीं हुआ ना, तो ला ने तो बता दिया ना कि 2 तरह की गाड़ियां। अब आपने देखना ये कौन सी गाड़ी का जिक्र हो रहा है, नहीं पता चल रहा। इधर आओ, उठो, खड़े हो। मैं अंसारी साहब की गाड़ी दिखा के लाता हूँ, तुम्हें पता चले उसमें पैसेंजर बैठते हैं कि क्या बैठते हैं। और मेरी तो पुरानी होगी ना, अब तो सर वाली की बात है ना। चलो, ओ तो तुमने अभी सवाल नहीं खोला, खुदा का खौफ करो। निकालो आप कॉपी। सारा लेक्चर गुजर गया, तुमने कॉपी भी नहीं खोली। हाँ जी, तुम्हारी कॉपी किधर है? इसीलिए तो बच्चे कॉपी नहीं खोल रहे। 1 साल पहले बंद हो गई कॉपी। भाई कैलकुलेशन शुरू करें। हाँ भाई, शुरू कहां से होगा? कौन से साल खरीदी थी? 2023 में डिस्पोज ऑफ की है। खरीदी कब थी? 2021, टैक्स ईयर 2021। इसका मतलब है पहली डेप्रिसिएशन 2021 में आएगी, दूसरी 22 में आएगी, और 23 डिस्पोजल ईयर है। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल वाला उसूल 23 पे लगेगा। एग्जामिनर ने इसके अलावा आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं करनी, बाकी सब कुछ आपके जहन में होना चाहिए। ये इसीलिए सवाल लिखा हुआ है कि आप कहें जी रेट नहीं लिखा हुआ, तो रेट आपको पता होना चाहिए कि 3 तो रेट है टोटल, 10%, 15% और 30%। जी जनाब, कैसे चले हम? पहले 2021 से चले जी, ठीक है ना। टैक्स ईयर 2021 कितनी कॉस्ट थी? 88 लाख। वो तो हमारे से इरेलीवेंट होगी, उसने अकाउंटिंग तो पूछी नहीं है। तो हमने 7.5 मिलियन, इसका 15%, 11,25,000, और टैक्स ईयर 2022 इसी का 0.85 ले लिया ना। कितना आ गया? 9,250, ठीक है ना। टैक्स ईयर 2000, ठीक है। टैक्स ईयर 2023 नो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डिस्पोजल ईयर हमारा तीसरा साल है, ठीक है। क्या पूछा हुआ था? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अलाउड ड्यूरिंग 3 years। पहले साल कितने अलाउ हुई? 11 लाख समथिंग। दूसरे साल, ये इसका जवाब आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा तवज्जो करें। अगरचे एग्जामिनर को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, आई कैप है, कुछ भी कर सकता है। फर्ज करें वो यहाँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी बताता और फिर पूछता कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया अपनी एग्जाम्पल में कि अलाउड कैसे कैलकुलेट करना है और नॉट अलाउड कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। दोनों चीजें हम कैलकुलेट करके चले, लेकिन यहां ये बात नहीं पूछी हुई है। डन हो गया। फिर उसने कहा कि नहीं, तीसरी बात भी कैलकुलेट करके लाए। क्या जी? तो WDV बताइए मुझे। 54,187, ठीक है ना। इसकी नहीं परसेंटेज लेनी है, सेल प्रोसीड की परसेंटेज लेनी है। नाउ सेल प्रोसीड कितनी? अब हमने सेल्स कैसे लेनी है? 8.8 मिलियन, नहीं 4 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कितना जी? 7.5 ओवर 8.8, क्या आ गया जी? 34 लाख पूरा। चलो इसको 1 कर दो, ठीक हो गया।
नहीं, क्यों राउंड ऑफ कर दें? नहीं, कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसके ऊपर ही चले, ठीक है ना। WDV ने एडजस्ट होना है कि सेल प्रोसीड ने एडजस्ट होना है? सेल प्रोसीड ने एडजस्ट होना है। यहाँ बच्चा कॉमन मिस्टेक यही करके आता है, WDV को एडजस्ट कराता है। होगी ना? अच्छे बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, टीचर के मौकफ को तो सही साबित कर रहे हैं ना। वो कहते हैं अटेम्प्ट एक लग जाए, टीचर का मौकफ तो साबित करते हैं। अच्छा जी, सेल प्रोसीड ठीक करनी है, WDV एज इट इज उठानी है। 541850 लॉस हो गया। कितना जी? 2 This will be allowed as expense? को बात समझ आ गई है कि नहीं? ओ भाई कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? अच्छा जी, ऐसे करते हुए पहुंच जाएंगे। 2021 परफॉर्म कर लिया, 22 परफॉर्म कर लिया, 23 वो वाला आ गया, ठीक है ना? ऐसे चल रहा होगा। और फिर सेल प्रोसीड कर दिया। ये मैंने सारा आपको रोड मैप बना के दिया हुआ था कि आप इसमें फिल कर लें और आपके हाथ से भी गुजर जाए और थोड़ी सी बात आपको समझ भी आ जाए। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, साथ ही समझाया हुआ, रेड कलर से समझाया हुआ कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। दोनों बातें आपको एक्सप्लेन की गई हैं कि यार ये करना है, ये नहीं करना, वो क्योंकि मैंने करके दिखाया था ना उधर आपको, फिर उस पर रेड क्रॉस लगाया था, इसीलिए वो सारे फुटप्रिंट्स ऐसे ही बनाए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। जो जनरल उसूल है वो तो उसी तरह चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2 स्पेशल प्रोविजन हो चुकी हैं। नंबर 1, पार्टली यूज इन बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। उसकी स्पेशल प्रोविजन पढ़ ली है कि ड्यूरिंग द यूज कैसे चलेंगे, डिस्पोजल में क्या करेंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ड्यूरिंग द टाइम कैसे चलेंगे, बाद में कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तीसरी अहम बात आ गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है, प्लांट एंड बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है। ड्यूरिंग द लाइफ कैसे चलेंगे, और ऑब्वियसली साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा कि आफ्टर क्या करेंगे। वो कहता है ड्यूरिंग द लाइफ कैसे चलेंगे। नॉर्मल रूल विल अप्लाई ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। नॉर्मल रूल क्या थे? लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करना, बिल्डिंग को 10% पे करना है। नॉर्मल उसूल यही थे बस। अन इम्प्रूव लैंड का मतलब है ऐसे ही पड़ी है जमीन, यानी आपने कोई वहां ब्रिज नहीं बनाए हुए, सड़कें नहीं बनाई हुई, सीवरेज नहीं बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड अनइम्प्रूव लैंड। उसके ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ बनाया हुआ है तो फिर आप डेप्रिसिएशन रोड की ले रही है, सीवरेज की ले रहे हैं, बिल्डिंग और उसकी नहीं ले रहे। ड्यूरिंग द लाइफ कैसे चलना है? लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बिल्डिंग की 10% का रेट है, इस तरह चलेंगे। डिस्पोजल के ईयर में क्या करना है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, consideration received shall be treated as cost of the property if consideration exceed its cost। अब जरा तवज्जो करें, लॉ चाह क्या रहा है? लॉ चाह रहा है यार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन है ना, ये आपको एग्जेम्प्ट कर दें, बिजनेस को एग्जेम्प्ट कर दें, ठीक है। ऐसा प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, लॉ ये एक फेवर देने लगा, बहुत बड़ी फेवर देने लगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में तो बड़े बड़े गेन आएंगे ना। उतना सारा टाइम इंडस्ट्री चला के गेन नहीं आया होता जितना उस जगह के जब वो शहर में आ जाती है उसको बेच के पैसे मिलते हैं। मेरे क्लाइंट हुआ करते थे बैरिया टाउन का, जो वो शाहकाम चौक है ना, इसके बिल्कुल साथ थे लेयर टेक्सटाइल के नाम से, काफ़ी बड़ी जगह थी। यहाँ खैर 4-5-6 इंडस्ट्री साथ, शाहकाम भी यहीं थी, सारा टेक्सटाइल भी यहाँ थी, टेक्सटीलियन भी यहाँ थी, इनमें से काफ़ी सारे लोग मेरे क्लाइंट भी थे। तो लेयर वाले के साथ ज़रा मेरी ज़्यादा दोस्ती थी। फिर इन्होंने ये प्लॉट बेचा, जब ये सारी सोसाइटीज़ बन गई, बैरिया टाउन इस्टेब्लिश हो गया और ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में चले गए। तो वो जफ़र साहब वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे, तो एक दिन बैठे हुए कहते, यार जाहिद, पिछले 20 साल से मैं ये इंडस्ट्री चला रहा था,
इतने पैसे मैंने 20 साल में नहीं कमाए जितने मैंने इस लैंड को बेच के कमाए हैं, इतना बड़ा गेन आ रहा है। और लॉ क्या कहने जा रहा है? एग्जेम्प्ट, इस गेन को एग्जेम्प्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही वो जो अंदर का शेख साहब है ना, वो जिंदा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये हम एक फेवर देने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, भागते चोर की लंगोटी से, ठीक है ना। वो क्या है, वो कहते हैं यार देखो, हमने इन्हें डेप्रिसिएशन अलाउ की हुई है, अगर हमने गेन नहीं लेना था तो हमने डेप्रिसिएशन क्यों अलाउ की है? कहते हैं अच्छा ऐसा करो, उस गेन में से ना उतने पैसे वापस निकाल दो जितने डेप्रिसिएशन अलाउ की। एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, जाहिर है एक चीज एग्जेम्प्ट हो गई तो उसका एक्सपेंस भी अलाउ नहीं ना होना चाहिए था, उसूलन भी। लेकिन अब जरा तवज्जो रखें, लेकिन ये काम लॉ ने करवाया कैसे है, यानी ये वाली बात को, ये वाले कॉन्सेप्ट को इंसर्ट कैसे किया है। एक्चुअली लॉ इस वक्त चाह क्या रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्रीवियसली। मैं आपको सादा करके समझाने लगा हूं। पहले ऐसे देखें, फर्ज कर लें एक बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग थी जो कि 1 करोड़ रुपए की थी, आपने 5 करोड़ की बेच दी, 4 करोड़ का गेन अराइज हो गया। लेकिन इस करोड़ पर जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर फर्ज करें 25 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अलाउ हुई है ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है ना। सादा बात है, 25 लाख उठा के गेन ऑन डिस्पोजल डाले, वो जो 4 करोड़ वाला गेन है वो एग्जेम्प्ट होगा। ये तो सादा बात होगी। लॉ क्या कह रहा है, कैसे निकालें? बिकी कितने की है? 5 करोड़ की। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 25 लाख। लॉ कह रहा है कि ये काम आपने शो कैसे करना है, वो खुद ही ये वाली बात हो जाएगी। वो कहता है कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज, हम जब गेन निकालते हैं तो सेल लेते हैं ना, कितने की सेल हुई है? 5 करोड़ की। इसमें से हम कॉस्ट माइनस करते थे ना, WDV के पर कैसे पहुंचते थे? कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड। वो कहता है भाई जो कॉस्ट है ना वो उतनी ले लो जितनी आपने सेल ली है। फिर पढ़े कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज, तो कहता है यार कॉस्ट अज्यूम करो 50 मिलियन थी, इसमें से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें 25 लाख रुपए। बात समझ आ रही है? बाकी भी नहीं WDV, जब इसको माइनस करोगे WDV को तो गेन कितना आएगा? 25 लाख ही तो आएगा। यही तो हम चाह रहे थे। ये इसका आंसर दो फिर मुझे। 475 ऐसे ही है। 47.5 एक से कर देते। ओके, बात समझ आई है? वो कह रहे WDV कैसे निकालें? WDV तो असल में तो निकलती थी एक्चुअल कॉस्ट में से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेते थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं इस कॉस्ट को रिप्लेस कर दें, किससे? सेल प्रोसीड से। कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज, वो कहता है बाकी काम खुद ही हो जाए। समझ आइए बात? कहाँ एडिटिंग कहाँ करवा रहा है? कॉस्ट में। कॉस्ट में। अब देखें क्या कर रहा है लॉ कभी सेल को छेड़ रहा है, कभी कॉस्ट को छेड़ रहा है। ये अच्छा विजन नहीं है। लॉ को चाहिए था कोई एक तरीके से सारा लॉ बनाते, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तानी मेंटालिटी भी तो कहीं जाहिर होने ना, और सीए के बच्चे को बेचारे को पढ़ने भी तो डालना है ना। अभी देखें हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में क्या चेंज किया था? सेल को छेड़ा था। यहां क्या कह रहा है? कॉस्ट को। मकसद क्या है कि यार अच्छा दिल बड़ा करके कहते यार चलो छोड़ो, ये 25 लाख भी छोड़ देते, लेकिन वो कहते नहीं, अगर हमने गेन एग्जाम कर दिया तो उस पर एक्सपेंस क्यों अलाउ किया है, उसको डिसअलाउ करना मकसद है। यानी इस प्रोविजन का मकसद इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करना है, क्योंकि इसका गेन हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम कर रहे हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? सवाल कैसे आएगा? During tax year 2022, CFG Private Limited disposes of one of its building for rupees 150 million.
द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज 100 million व्हेन परचेज इन जुलाई 2019। इसका मतलब है 2019, 20, 21, ये 3 साल ड्यूरिंग द ईयर हैं। नॉर्मल उसूल विल अप्लाई। ऐसे चलेगा ना। हर दफा हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। डिस्पोजल ईयर में क्या होगा? स्पेशल रूल विल अप्लाई। बात समझ आ रही? नाउ नॉर्मल रूल, कितने की बिल्डिंग ली थी? 100 मिलियन की। बिल्डिंग का रेट क्या है? 10 मिलियन। 10%। पहले साल 10%, 10 मिलियन अलाउड। दूसरी दफा WDV रहेगी 90, 19। इसका मतलब है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 19 की। ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर ऐसे चल रहा। अब अगर खाली ये पूछता तो बस ये ऐसे चलना है भाई। नॉर्मल रूल विल अप्लाई। डेप्रिसिएशन का, बिल्डिंग का नॉर्मल रूल क्या है? 10% डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर? WDV के ऊपर। और क्या है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। सारे नॉर्मल रूल अप्लाई कर दिए। वो 6 के 6 रूल अप्लाई कर दिए। वो कहता है भाई डिस्पोजल ईयर में क्या करना है? कंसिडर गेन कैलकुलेट करना है। तो वो कहता है भाई सेल तो वही लो जो एक्चुअल आ रही है। कितने का बेचा है? 150 का। लेकिन जब WDV निकालने लगे हो तो कॉस्ट सेल प्रोसीड विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। ये टेम्पर्ड किया, यहां टेम्परिंग हुई है। इसमें से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की। अब आ गया WDV, आ गई गेन एग्जैक्टली वही आया जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही। कुछ बात समझ आई है? अब ये सारी प्रोविजन आपकी ग्रिप में जब ही आएंगी जब आप मेरी स्लाइड से ही पढ़ रहे होंगे। अदरवाइज आप लॉ को पढ़ के ये सारी चीजें आपको इस तरह से क्लैरिटी में नजर नहीं आएंगी कि ड्यूरिंग द ईयर क्या करना है, इस साल में क्या करना है। सवाल यहां से बना तो क्या होगा, वहां से बना तो क्या होगा। होगी नहीं ना, होगी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो गेन ही आ रहा होता है। मकसद क्या है? गेन को एग्जेम्प्ट करना। तो अगर ये अप्लाई करेंगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये भी बचाया है उन्हें। कोई बात समझ तो नहीं आ गई? हाँ, तो बात समझ तो नहीं आ गई? आ गई है। रोजाना का काम रोजाना समझ आ रहा है? घर जाके कर रहे हैं? अब खामोश हो गए। हैं? कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। उसे पढ़ ले, क्या मतलब है, समझ आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ। ये तो वही है कि भाई जब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो अगर लैंड की जगह अलग है, बिल्डिंग की जगह अलग है, तो सिर्फ बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है ना, ये तो वही वाली बात है। कोई बात समझ आई है? कितनी स्पेशल प्रोविजन हो गई हैं? 3 हो गई हैं। पहली बात, नॉर्मल प्रोविजन किसे कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन WDV। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन रेट विल बी प्रोवाइडेड इन 3rd शेड्यूल। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ऑफ सेल। गेन ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज इनकम, लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज। ये 6 पॉइंट हमें समझ आ गए। अगर कोई बात नहीं हो रही होगी तो हमेशा इन 6 पॉइंट से चल रहे होंगे। लेकिन फिर 4 स्पेशल प्रोविजंस आनी थी जिसमें से 3 पढ़ चुके। नंबर 1, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है, एंड में क्या करना है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर, ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है, स्पेशल प्रोविजन क्या है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है और डिस्पोजल कैसे करना है। ये सब पढ़ के आइएगा कल इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चले।